नमस्कार, स्वागत है आपका एकलव्य अकादमी टुंडला में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत का भूगोल बिल्कुल जीरो से, और जो हाई लेवल होता है ज्योग्राफी का, वहां तक हम आपको पढ़ाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं फैक्ट, जो फैक्चुअल चीजें हैं, फैक्ट हैं, उनके बारे में। ये जो आप देख रहे होंगे कि जो हमारा वीडियो का जो गैप हुआ है, जो काफी समय जो हम पैट के लिए हमने तैयारी शुरू की थी, वो बीच में ही तैयारी रह गई थी। उसका कारण था कि जो हमारा स्वास्थ्य था वो खराब हो गया, जिसकी वजह से हमें 7-8 दिन उसको रिकवर होने में लगे। इस वजह से हमारा और जो वीडियो का बनाने का जो सिलसिला था वो मतलब टूट गया और हम उसको जारी नहीं रख पाए। आप लोगों को जो जितने भी मतलब देखने वाले हैं, चैनल देखने वाले हैं, उन्हें लग रहा होगा कि मतलब हमने वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्या हुआ, क्या चैनल बंद कर दिया गया। तो चैनल नहीं बंद किया गया है और ना ही वो मतलब ऐसी कोई समस्या हुई है। बस जो तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो 7-8 दिन हमारे इसमें थोड़े खराब हो गए। इस वजह से हम पैट की तैयारी को नहीं करा पाए पूरी तरीके से। लास्ट में जो हमें कराना था वो हम नहीं करा पाए। उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं कि उस चीज को जो हमने मतलब हमारे जो तबीयत खराब होने की वजह से हुआ। अब हम उससे आगे बात करते हैं। अब फिलहाल स्वास्थ्य ठीक है, तो हम उसके अब आगे आपके लिए लेके आए हैं। तो हम पॉलिटी लेके आए हैं, संविधान को हम जारी रखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है किसी भी माध्यम से, चाहे वो ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, उन लोगों को नोट्स बनाने का एक साधन मिल जाएगा और जीरो लेवल से आप इसका एक अपना नोट्स तैयार कर सकते हो। तो ये चीजें मतलब हम आपको आज शुरू कर रहे हैं भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में हमारा शुरुआत है भारत की स्थिति एवं विस्तार। कि जो भारत की स्थिति है वो क्या है। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें ये पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, भारत का देशांतरीय विस्तार बताइए, क्या इसकी लंबाई है, क्या इसकी चौड़ाई है, क्या इसका एरिया है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी को हम ध्यान में रखकर आपका पहला टॉपिक भारत का लेके आए हैं, भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो आइए चर्चा करते हैं हम भारत की स्थिति एवं विस्तार पर। हम भारत की स्थिति एवं विस्तार पर करें तो हम ये देखें, भारत अगर हम गोलार्ध के हिसाब से देखें कि भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। हम इसके बाद हम उसको समझाएंगे आपको, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत का पहला प्रश्न, भारत का एरिया। तो भारत का एरिया 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। कई किताबें अभी भी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर दे रही है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। तो जो वर्ग किलोमीटर इतना एरिया जो बड़ा है वो हमारा समझौते के से बड़ा हुआ है। अर्थात जो सीमा समझौता होता है, जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ तो उसमें से कुछ क्षेत्र आए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्षेत्र आए तो उससे जो विस्तार हुआ है तो 32,87,469 वर्ग किलोमीटर भारत का एरिया रहा है। अब इसमें जो भारत का जो एरिया 32,87,469 वर्ग किलोमीटर रहा है, ये हमारे पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व का 2.4% रहा है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का कितना परसेंट है, तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का 2.4% एरिया है। अब इसी क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आयोग जो प्रश्न पूछता है तो इन पर आधारित प्रश्न पूछता है। और आपने देखा भी होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताओ। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका एरिया 3,42,239 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा राज्य गोवा है, और जो गोवा है उसका एरिया कितना है, तो 3,702 वर्ग किलोमीटर एरिया है।
तो हमने फैक्चुअल यही चीजें रखी हैं दोनों फैक्ट के हिसाब से। अब सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है और उसके बाद दिल्ली है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, ये अभी पैट के पेपर में भी आया था। जो पैट का एग्जाम हुआ है, आप लोग देने गए होंगे और आप लोगों का उम्मीद है सबका ठीक हुआ होगा। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, ये 15 की सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताइए। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। तो ये पैट में पूछा गया है। अब जिले की बात करें तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ है, जो गुजरात में पड़ता है, और लेह है जो लद्दाख में पड़ता है। तो सबसे बड़ा जिला कच्छ है और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जिला लेह है, लद्दाख है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। तो क्षेत्रफल से संबंधित ये क्वेश्चन आपके फैक्ट के हिसाब से आपको मददगार होंगे एग्जाम में। तो आप ये क्षेत्रफल की दृष्टि से इन चीजों को नोट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि भारत की स्थिति अक्षांश के हिसाब से कितनी है, देशांतर के हिसाब से कितनी है। तो अगर हम बात करें भारत की अक्षांश विस्तार कितना है भारत का, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इन दोनों में अक्षांश से आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगी कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो जब ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो ये दक्षिणी क्यों नहीं आया, उत्तरी क्यों आया है? दक्षिणी आना चाहिए। आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे। तो इसको अभी हम ग्लोब के माध्यम से आपको समझाएंगे कि क्यों इसमें उत्तरी कहा गया है। तो अभी फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इस भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये बात आपको यहाँ फिर दिक्कत करेगी कि ये भारत का पश्चिम एरिया है, ये भारत का पूर्व एरिया है, तो ये पश्चिम क्यों नहीं आया यहाँ पे? तो अभी हम बात करते हैं ग्लोब में, ग्लोब समझाएंगे तो समझाएंगे उसमें, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर का तक इसका पूर्वी देशांतर विस्तार है। अब ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है, ये मुख्य भूमि से संबंधित विस्तार है। मुख्य भूमि से संबंधित विस्तार है। कई कई किताबों में आप पढ़ोगे तो कहीं कहीं 6 डिग्री 4 मिनट से आपका 37 डिग्री 6 मिनट भी दे रहा होगा। जैसे भारत का भूगोल है, पेरियारी ये किताब है, उसमें 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ही 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक दे रहा है। तो वो 6 डिग्री 4 मिनट पर ग्रेट निकोबार, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ग्रेट निकोबार स्थित है। तो ग्रेट निकोबार भी भारत के अंडमान जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, उसका हिस्सा है। तो इसलिए वहां 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट दिया गया है। ये भारत की मुख्य भूमि यानी जो स्थलीय भूमि, ये द्वीपीय भूमि है। तो अगर हम टोटल विस्तार, कभी भविष्य में प्रश्न बन सकता है कि भारत का कुल विस्तार बताओ, तो भारत का कुल विस्तार बताओ उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तरी अक्षांशीय स्थिति में, तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 4 मिनट। और अगर मुख्य भूमि से संबंधित विस्तार है तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये इनका मतलब अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया हो। अब अगर हम इसकी बात करें, इसकी चौड़ाई, लंबाई, मतलब पूरब से पश्चिम तक की कितनी लंबाई है, तो कितनी लंबाई है? 2933 किलोमीटर लंबाई है पूरब से पश्चिम, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। बात समझ में आई? तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई है। अब इसी भारत की स्थिति और विस्तार से प्रश्न पूछा जाता है, और वो प्रश्न आप देखें क्या प्रश्न है वो समझते हैं। वो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का उत्तरी बिंदु बताइए। तो भारत का जो उत्तरी नॉर्थ पॉइंट है, सबसे सुदूर बिंदु है जो उत्तर में भारत का लास्ट बिंदु है, वो है इंदिरा कोल।
भारत का इंद्राकोल सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का, ये पीओके में पड़ता है। और पीओके का मामला क्या था, कैसे था, वो हम आपको समझाएंगे वीडियो में आगे। तो ये पीओके में स्थिति है इसकी, जम्मू कश्मीर लद्दाख में। इंद्राकोल किसमें, लद्दाख में। पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लद्दाख में इंद्राकोल है। तो उत्तरी बिंदु हो गया इंद्राकोल, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। दक्षिणी बिंदु क्या है, कन्याकुमारी। तो भारत की मुख्य भूमि से संबंधित प्रश्न आए तो भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु क्या है, कन्याकुमारी। दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। अब इसी में आता है कि भारत का सबसे दूर स्थित बिंदु बताओ। सबसे जो दूर है भारत का लास्ट बिंदु है, तो यही 6 डिग्री 4 मिनट पर 6 डिग्री 4 मिनट पर बिंदु आता है, जिसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट इसी को कह लेते हैं पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट, तो पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दूर स्थित बिंदु है। ये जो बिंदु की, ये जो पॉइंट है, ये इसकी स्थिति ग्रेट निकोबार द्वीप पर है और 6 डिग्री 4 मिनट पर है। तो ग्रेट निकोबार पर स्थित है इंदिरा पॉइंट पिगमेलियन, जो कि भारत का सबसे सुदूरतम बिंदु है। इसी इंदिरा पॉइंट को, ये जो पॉइंट, ये दक्षिणी बिंदु हो गया भारत का, ये दक्षिण पूर्वी बिंदु है। तो भारत का दक्षिण पूर्वी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। बोलो, इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं पूर्वी बिंदु की। तो पूर्वी बिंदु भारत का 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि इसका लास्ट विस्तार है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुतु है, जो कि अरुणाचल में पड़ता है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ईस्ट में जो पॉइंट है वो कौन सा है, किबुतु। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर माता गुजरात में है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर माता गुजरात में है और पूर्वी बिंदु किबुतु अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये भारत की स्थिति के बारे में, अक्षांशीय देशांतर के बारे में है। अब हम आगे इससे आगे समझाते, सीमाओं के बारे में समझाएंगे। पहले उत्तरी पूर्वी गोलार्ध समझाएंगे, क्यों पड़ता है इसमें। तब तक आप इसको नोट कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो, आइए चर्चा करते हैं हम आगे कि भारत की स्थिति को हमने समझाया कि अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना होता है भारत का। अब उसी में हमने बताया था कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो प्रश्न आता है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये कैसे स्थित है, कैसे भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो देखो, पहले उत्तर पूर्वी गोलार्ध समझते हैं। तो इसी में हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे अक्षांश देशांतर के बारे में। तो पहले हम अक्षांश के बारे में समझाएंगे। टोटल अक्षांश हमारे कुल 181 होती हैं। अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, 181, 181 होती है। अगर हमें अक्षांश रेखा खींचनी है तो हम कैसे खींचेंगे। 0 डिग्री पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, उत्तर में और दक्षिण में। उत्तर में दक्षिण में बांट देती है। तो अगर आपने देखा हो 1 डिग्री, ये कोण कैसे बन जाते हैं, इस पर कोण कैसे बनते हैं। तो हम 0 डिग्री रेखा पर हम कोई, अर्थात हम पृथ्वी का एक केंद्र मान लेते हैं और केंद्र, जहां भी हमने केंद्र माना वहां से परिधि तक 1 डिग्री का कोण बना के खींचेंगे। एक लाइन खींचेंगे 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। तो जैसे ही हमने 1 डिग्री का लाइन खींचा, कोण बनाया केंद्र से परिधि, तो जब हमने कोण बनाया तो इसी 1 डिग्री को हम यहाँ 1 डिग्री लिख देंगे और इसी से 0 डिग्री के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, समांतर लाइन खींच देंगे। तो जो 1 डिग्री अक्षांश रेखा बन जाएगी। ऐसे 2 डिग्री और इस तरीके से हम बना लेंगे।
तो आप देखो 1 डिग्री से 90 डिग्री, तो 90 ये हो गए, 1 डिग्री से 90 ये हो गए, तो 90 90 180 हो गए, और 0 डिग्री जो रेखा है वो 181, अर्थात 180 90 ये 180 और 0 एक रेखा हुई, तो 181 रेखा हुई। अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं इन चीज़ों को लेकर, अक्षांश को लेकर, कि इसमें क्या प्रश्न होता है, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम अक्षांश रेखाओं से संबंधित ही प्रश्न देखते हैं। जो 0 डिग्री अक्षांश है ये सबसे बड़ी लंबी अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। तो जो 0 डिग्री है इसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो दिन रात बराबर होने की घटना विषुव कहलाती है। तो दिन रात बराबर होने की घटना क्या कहलाती है? विषुव कहलाती है, और इसलिए इसको यहाँ इसे विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ इसको कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री साउथ दक्षिण इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। कर्क रेखा से भूमध्य रेखा के बीच की दूरी उष्ण कटिबंध, यह जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र होता है। अब हम इससे ऊपर चलेंगे तो 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। तो 66.5 डिग्री साउथ को हम यहाँ हमने लिखा नहीं, आप लिख लेना, 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो ये कुछ लाइन से संबंधित सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या है? तो कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री साउथ क्या है? मकर रेखा है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र क्या है? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। तो ये आप अक्षांश, अभी हमने इसमें अक्षांश की और डिटेल आपको अभी नहीं पढ़ाई है, क्योंकि अभी हम डिटेल ग्लोब, अक्षांश और देशांतर से लेकर पूरा एक टॉपिक बना के लाएंगे, टाइम जोन का एक टॉपिक बनाएंगे, उसको हम आपको पढ़ाएंगे। अभी तो हम पूर्वी गोलार्ध के लिए आपको ये पढ़ा रहे हैं, उत्तर पूर्वी गोला समझाने के लिए। तो उम्मीद है अक्षांश रेखाएं समझ में आई होंगी। तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं इनको अक्षांश रेखा कहते हैं। आप जब ग्लोब में देखोगे तो ग्लोब में इस प्रकार की जो रेखाएं हैं उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। अब बात आती है देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा हम कैसे बनाएंगे? तो आपने कुछ लाइन ऐसे भी देखी होंगी, कुछ लाइन, ये तो लाइन ऐसे हो गई, अब कुछ लाइन इनको काटती हुई इस तरीके से बनी होगी। अब देखो, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसी के अपोजिट में 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। ये रेखाएं किन किन को काटती हैं, कौन कौन सी जगह काटती हैं, ये हम इसके टॉपिक में पढ़ाएंगे। ठीक, अब आप इसमें देखेंगे। अब ध्यान दें कि 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो 0 डिग्री के अपोजिट साइड में 180 डिग्री देशांतर होती है। तो इस तरीके से ग्लोब 2 पार्ट में बट जाता है, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। 1 डिग्री से 179 डिग्री होता है और 1 डिग्री से 179, ये आप 0 डिग्री हमने ऊपर बनाया है, तो आप इस तरीके से बनाना, 1 डिग्री और यहाँ 179 डिग्री, तो 179 डिग्री। तो ध्यान दें, ये पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। तो इसका मतलब है इस साइड को, इस साइड वाला क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध, और इस साइड का पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। और उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उसको डिसाइड करती है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। तो इसके जो ऊपरी साइड होगा, इसके जो ऊपर होगा उसे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और इस रेखा के जो नीचे होगा उसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगर देशांतर रेखाओं की संख्या पूछे तो 360 होती है, 179 प्लस 2। तो देखो यहाँ से 179 ये, 179 ये, तो 179, एक 0 डिग्री और एक 180 डिग्री, 2 ये हो जाएंगे। तो इसलिए देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। अब समझते हैं कि भारत को हमने उत्तर पूर्वी गोलार्ध क्यों बताया। तो आप देखो, जो ग्लोब में भारत की स्थिति है वो ये है कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट, अब 0 डिग्री से ऊपर उत्तर आएगा, तो इसलिए इसको
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से पढ़ा जाता है, न कि भारत के दक्षिण में होते हुए इसे दक्षिणी अक्षांश पढ़ेंगे। तो उत्तरी अक्षांश हमारा इस रेखा से निर्धारित होता है, तो इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश लिखा जाएगा। और उत्तर से ऊपर चलेंगे तो उत्तर की तरफ चलने हैं, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो इसलिए उत्तरी से उत्तरी लिखा जाता है। तो बात ये भी समझ में आ गई होगी आपको। अब आपको ये विस्तार इसका क्या है भारत का, कि आपने इसका पूर्व से पूर्वी देशांतर हमने लिखाया, पूर्व से पूर्वी 97 डिग्री 25 मिनट और 67 डिग्री 8 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये दोनों दिखाई है पूर्वी देशांतर क्यों कहलाई, क्योंकि ये रेखा डिसाइड करती है पूर्व पश्चिम। तो जब ये इधर स्थित है तो ये पूर्व में आएगा, ये इस रेखा से ऊपर स्थित है इसलिए उत्तर में आएगा, इसलिए भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बोलो बात समझ में आई होगी। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये बात समझ में आई। तो आप इसको नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब देखो हम बात करते हैं अभी तो अक्षांश की स्थिति, देशांतरी स्थिति ये हमने भारत की आपको समझाई। अब हम बात करते हैं भारत की सीमा रेखा के बारे में। तो भारत की जो टोटल सीमा रेखा की लंबाई, स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। तटीय सीमा रेखा की टोटल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर तटीय सीमा रेखा की लंबाई है। इसमें 6100 किलोमीटर मुख्य तटीय लाइन है। मुख्य तटीय लाइन का मतलब होता है कि जो आपने गुजरात से लेकर इधर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इधर आंध्र प्रदेश ये देखा होगा, ये है मुख्य तटीय लाइन। तो ये जो मुख्य तटीय रेखा है इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है, और जो छोटे छोटे द्वीपों की अलग अलग मिलाकर है वो 1416.6 किलोमीटर है। तो 7516.6 किलोमीटर तटीय सीमा रेखा की लंबाई है, जिसमें 6100 मुख्य तटीय रेखा की लंबाई, 6100 मुख्य तटीय रेखा की लंबाई। अब स्थलीय सीमा से प्रश्न पूछा था, हम भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में समझाएंगे तो बताएंगे कितने राज्यों से कितने देशों की सीमाएं लगती हैं, कितनी लंबाई की लगती हैं। अभी फिलहाल स्थलीय सीमा जो भारत की है वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर। तो भारत की सबसे ज़्यादा जो सीमा है, भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। और भारत की सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। अब हम तटीय सीमा रेखा की बात करते हैं। तो जो तटीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। तो तटीय रेखा की लंबाई के अनुसार अगर हम बात करें तो राज्य का क्रम ध्यान दें। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? तो भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात राज्य की है। किसकी है? गुजरात राज्य की। ये तब है जब अंडमान निकोबार ऑप्शन में नहीं आएगा। अगर भारत संघ आ जाता है कि भारत संघ में सबसे ज्यादा तटीय लंबाई किसकी है, तो भारत संघ में सबसे ज्यादा तटीय लंबाई अंडमान निकोबार की है। जब अंडमान निकोबार ऑप्शन में नहीं होगा, भारतीय राज्यों के बारे में बात होगी, तब गुजरात की सबसे लंबी सीमा रेखा होगी। तो पहले पे अंडमान, दूसरे पे गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसके बाद अगर हम बात करें महाराष्ट्र की 720 किलोमीटर है। सबसे कम तटीय रेखा किसकी है? तो वो सबसे कम तटीय रेखा गोवा की है। सबसे कम तटीय रेखा किसकी है? जिसका तट सबसे कम लंबा है वो है गोवा। तो आप ये सीमा रेखा के बारे में बात थी, तो आप इतना भी नोट कर लो। फिर हम भारत की सीमा रेखा के नाम क्या क्या है उनके बारे में बताएंगे। अब हम बात करेंगे भारत की सीमा रेखाओं के नामों के बारे में। तो आप भारत की सीमा रेखाओं के नाम के बारे में पढ़ा होगा
डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, ये 3 तो आपने पढ़ी होंगी, और एक शून्य रेखा। प्रश्न इससे ये पूछा जाता है कि ये रेखा किसने खींची। एक बार प्रश्न इसमें पूछा गया था कि इनको उनके काल क्रम के अनुसार सजाइए। तो आइए हम पहले तो मैप में देखेंगे ये डूरंड रेखा कहाँ है, डूरंड रेखा कहाँ पे है। तो देखें डूरंड रेखा के देखेंगे तो जो पीओके का भारत का लद्दाख में आता है, हालांकि इस पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है, ठीक है। तो ये जो डूरंड रेखा है 106 किलोमीटर की, वो पीओके से लगती है। कितने कैसे लगती है? पीओके से। तो ये जो रेखा डूरंड रेखा है, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में इसको खोजा, मतलब इसको खींचा गया था। और खींचा किसने था? मॉर्टिमर डूरंड ने। किसने खींचा था? मॉर्टिमर डूरंड ने। तो सबसे पहले कौन सी रेखा खींची गई भारत की अंतर्राष्ट्रीय? वो थी डूरंड रेखा। अब मैकमोहन रेखा, ये भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा जो है ये किन के बीच है? भारत व चीन के बीच। भारत और चीन के बीच। तो देखो जो मैकमोहन रेखा है, ये मैकमोहन रेखा है उत्तराखंड तक, फिर यहाँ ये सिक्किम, फिर ये अरुणाचल। तो इस तरीके से मैकमोहन रेखा भारत को टच करती है। अब यहाँ इस समझने वाली बात यह है कि जो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, ये 1914 में खींची गई। इसको चीन मानता नहीं है। इसको चीन इसलिए नहीं मानता, वो कहता है ये तो ब्रिटिश के ज़माने की बात है और ब्रिटिश को हम मानते, इसको हम मान नहीं रहे। तो जब इसको मान नहीं रहा, इसलिए चीन बार बार कभी लद्दाख में आता है, कभी अरुणाचल प्रदेश में आता है, तो कभी दोकलम में आता है। अब ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र अक्साई चीन कहलाता है। ये अक्साई चीन का मतलब 1962 के युद्ध में चीन ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और पाकिस्तान ने ये वाला क्षेत्र चीन को दे दिया था। चीन की फेवर पाने के लिए पाकिस्तान ने ये क्षेत्र दे दिया। तो चीन जो अपनी वन बेल्ट रोड योजना लेके आ रहा है, वो इसी से होकर ला रहा है। इसलिए भारत ने इस पर आपत्ति जताई है कि अगर कल पीओके पर कब्जा हुआ, कल पीओके भारत का होगा, तो फिर इस वन बेल्ट रोड ये भारत के अंदर से होकर नहीं जा सकता। अभी तो पाकिस्तान ने अनुमति दे दी है वन बेल्ट रोड की। तो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र दोनों चीन के पास है। ये पाकिस्तान ने दे दिया है और ये उसने कब्जा कर लिया है। अभी कुछ समय पहले गलवान घाटी का मामला हुआ था, तो वो एक LAC लाइन है। ये LAC लाइन, LAC को कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LAC भारत और चीन के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जब हम पड़ोसी देश पढ़ाएंगे चीन पाकिस्तान, तो उनके साथ विवाद सब समझाएंगे कि विवाद क्या है, ठीक है। अब LAC के साथ एक रेखा आती है LOC। तो LOC जो है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। तो जो LOC है वो ये है, जम्मू कश्मीर से और सियाचिन ग्लेशियर तक के बीच का जो एरिया है, इधर लद्दाख है। भारत के मैप में ये पूरा ही लद्दाख है, लेकिन जो LOC है इधर POK है, पाकिस्तान है, जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, और इधर लद्दाख है। तो LOC यहाँ कारगिल और ये क्षेत्र पड़ते हैं। तो LOC ये वाली लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत की नियंत्रण रेखा। और ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये इनकी रेखा है। अब जो तीसरी लाइन है रेड क्लिफ रेखा, वो 1947 में सर सिरिल रेड क्लिफ ने खींची थी। सर सिरिल रेड क्लिफ ने खींची थी 1947 में। तो ये गुजरात से होकर और इस तरीके से ये पाकिस्तान की सीमा आपकी हरियाणा से नहीं लगेगी। एक क्षेत्र यहाँ बच जाएगा आपका हरियाणा, और ये पंजाब जम्मू कश्मीर ये लगेगा।
तो पाकिस्तान की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है, इनसे लगती है। अब इनसे लगने के जब ये लगती है तो इसी लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहा गया। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तब ये लाइन यहाँ तक और इधर भी पाकिस्तान था, तो ये भी ये लाइन भी रेड क्लिफ लाइन थी। लेकिन जब 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया तब ये लाइन शून्य रेखा कहलाने लगी। तो शून्य रेखा किन किन देशों के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा है। रेड क्लिफ रेखा किन के बीच में है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। यहाँ पे ये पाकिस्तान है और यही रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो रेड क्लिफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी यही लाइन है रेड क्लिफ। तो उम्मीद है ये रेखाएं समझ में आई होंगी कौन सी रेखा। अब भारत से गुजरने वाली, तो आप जानते हो भारत के बीच से होकर गुजरने वाली रेखा, उसके बारे में समझाते हैं। तो ये भारत की रेखा है, तो आप ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो। अब देखिए इसमें सीमाओं से संबंधित प्रश्न है, आता है कि भारत से गुजरने वाली कौन कौन सी रेखा हैं। तो भारत से 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार फिर देखें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य है। अब इसमें आप देखिए कि इससे प्रश्न आता है कि गुजरात का कौन सा शहर है जो इस कर्क रेखा के नज़दीक है? तो गुजरात का गांधीनगर कर्क रेखा के नज़दीक है। आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। तो गुजरात का कौन सा शहर है? गांधीनगर है, जो कर्क रेखा के नज़दीक है। दूसरा राजस्थान, तो राजस्थान का कौन सा शहर है? तो बांसवाड़ा राजस्थान का कर्क रेखा के नज़दीक है। मध्य प्रदेश का भोपाल है, मध्य प्रदेश का भोपाल शहर है जो इसके नज़दीक है। और झारखंड का जो रांची है, झारखंड का रांची शहर, रांची, वो झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। तो रांची इस कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा के ऊपर स्थित है? वो है रांची। तो रांची कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। अगला पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये थी कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब बात आती है, भारत की एक मानक समय रेखा है, जब हम टाइम जोन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझाएंगे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्यों खींची गई। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा आप जानते होंगे, 0 डिग्री ग्रीनविच लंदन, ठीक है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यहाँ से अब एक कॉमन प्रश्न बनेगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जिससे भारत की कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरती है? ऐसे कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं? तो एमपी और छत्तीसगढ़, ये वो 2 ऐसे राज्य हैं जिनसे दोनों ही रेखाएं गुजरती हैं। बोलो, बात समझ आएगी नहीं? यूपी में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद में गांव है नैनी गांव। तो नैनी गांव से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है।
ये आपको दिखाई नहीं देंगे, ये काल्पनिक है, इमेजिन मतलब काल्पनिक है, जिसको टाइम जोन बांटने के लिए, तो इसके लिए इसको खींचा गया है। ये आपको इसको आपको दिखाई दे रहा है तो दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो आप ये नोट कर लो, ये इस भारत की स्थिति विस्तार का पहला भाग है। अब इसमें दूसरे भागों में भारत के पड़ोसी देश, उनके संबंधित विवाद, ये आपको पढ़ाएंगे, और समुद्री सीमा, तटीय राज्य कौन कौन से, वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो। और आपको एक और बात बताएं कि हम संविधान का और स्टार्ट करेंगे अभी जल्दी ही, ठीक है। संविधान की और आपके लिए वीडियो लाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।